हे ब्यूटीफुल, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो ये वीडियो हमारी वन शॉर्ट सीरीज़ की जो कि हमारी चल रही है फिजिकल केमिस्ट्री में, और ये हमारा चैप्टर होने वाला है केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर। ठीक है, तो इस चैप्टर है तो ये बहुत इजी, लेकिन बस आपको इसमें 3 चीज़ों पे फोकस करना होगा। पहला क्या है, इसका थ्योरी पार्ट जिसके बगैर कुछ नहीं बन सकता। सेकंड पार्ट है हमारा न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल हमें तभी बनेंगे जब हमें फॉर्मूला पता होंगे। फॉर्मूला पता मतलब हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम इस फॉर्मूले को पुट कर रहे हैं तो हमें सॉल्व कैसे करना है, और तुम्हें लॉग की वैल्यू पता होना चाहिए, तो क्योंकि इसमें ओवरऑल हमें लॉग की वैल्यू लेके ही सॉल्व करनी रहती है इक्वेशंस। ठीक है, और थर्ड मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ग्राफ का। अगर तुम इस चैप्टर में इसके ग्राफ को स्किप कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि ग्राफ के बगैर तुम नहीं कर सकते। ठीक है, 100% अगर तुम्हें लाना है ना इस चैप्टर से, ग्राफ को साथ लेके चलना पड़ेगा। तो इन तीनों चीज़ों पे अगर तुमने ध्यान ले लिया तो ये चैप्टर तुम्हारे लिए बटर जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे साथ पूरी वीडियो में बने रहना। एक एक चीज़ बताऊंगी, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी, साथ में तुम्हारे साथ क्वेश्चन करूंगी, साथ में फॉर्मूला शीट भी दूंगी। तो बने रहना वीडियो के। और चलो अब बिना किसी टाइम वेस्ट के चैप्टर पे आते हैं। ठीक है, तो पहले देखो केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। जैसे हमारी कोई रिएक्शन होती है ना, तो उस रिएक्शन की, जैसे हमारा मान लो A+V, ये हमारे प्रोडक्ट है, नहीं रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, अब ये जो हमारी रिएक्शन है, इसकी कोई स्पीड होगी ना, इसका इस रिएक्शन की कोई रेट होगी ना, तो वही हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं। किसी स्पेसिफिक रिएक्शन की रेट और उसकी स्पीड के बारे में हम केमिकल काइनेटिक्स में समझते हैं। ठीक है, वही इधर लिखा है, केमिकल काइनेटिक्स द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म एंड द कंडीशन विच रेट कैन बी रेट्स। ठीक है, तो देखो इनको आप क्लासीफाई करते हो 3 टर्म्स में, या तो वेरी फास्ट रिएक्शन, देन उसके बाद वेरी स्लो रिएक्शन, देन उसके बाद मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है, वेरी फास्ट क्या होती है, ये आयोनिक रिएक्शन होती है। ठीक है, बहुत फास्ट होती है, मतलब समझ लो बहुत फास्ट होती है रिएक्शन। तो इसका एग्जांपल हमने लिया है AgNO3 NaCl, जो बनता है AgCl NaNO3। ठीक है, ये आयनिक रिएक्शन में यूज होता है वेरी फास्ट रिएक्शन कैटेगरी में। अब आता है वेरी स्लो रिएक्शन। ठीक है, वेरी स्लो रिएक्शन जिनको बहुत टाइम लग जाता है। सम रिएक्शंस आर वेरी स्लो, फॉर एग्जांपल टेक इन मंथ्स टू ईयर टू इन कंप्लीशन। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन इसका एग्जांपल है। ठीक है, आयरन की रस्टिंग में एयर और मॉइस्चर जब वो लेता है तो काफ़ी टाइम के बाद वो आयरन रस्टिंग करता है। ठीक है, एक एग्जांपल और समझो, जैसे तुम देखा होगा हम लोगों के घर में जब सीमेंट की जो बोरियां रखी होती है पाउडर फॉर्म में, वो वाली सीमेंट नहीं जो दीवारों वाली नहीं, जैसे घर मकान जो बनता है वो नहीं, जैसे हमारे घर में जो बोरियां रखी रहती सीमेंट की पाउडर फॉर्म में, तो जब वो उनका यूज़ नहीं रहता, काफ़ी टाइम के बाद रखी रहती है, तो वो फिर काफ़ी टाइम बाद जब यूज़ में लाया जाता है, उनको जब निकाला जाता है, हाँ भाई कहाँ है, रखी है घर पे, तो वो एकदम पूरा एकदम सॉलिड फॉर्म में हो जाती, एकदम पूरी टाइट टाइट सी हो जाएगी। तो उनको माना जाता है कि लो ये तो ख़राब हो गई, सीमेंट ख़राब हो गई है ना। तो वो वेरी स्लो रिएक्शन की कैटेगरी में आता है, क्योंकि उसको पाउडर से सॉलिड फॉर्म में जाने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी अरसा लगता है, तभी तो जाके फिर वो ख़राब हो जाती है ना। एक रस्टिंग ऑफ आयरन एक एग्जाम्पल हो गया, एक वो सीमेंट वाला एग्जांपल हो गया जो डेली लाइफ में शायद आपने देखा हो। ठीक है, तो वो भी वेरी स्लो की कैटेगरी में आता है। ठीक है, एक और एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड बेरिलियम। ठीक है, कोल के बनने में भी कितना अरसा लगता है ना, काफ़ी साल लगते हैं। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, थर्ड रिएक्शन है मॉडरेट रिएक्शन, जिसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये रिएक्शन क्या होती है, ना तो स्लो होती है और ना ज़्यादा फास्ट होती है। ठीक है, एक टाइम लेंगी और वो रिएक्शन हो जाएंगी, ना ये स्लो होती है ना फास्ट होती है, वो मॉडरेट रिएक्शन के बारे में कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल है शुगर। ठीक है, शुगर से हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। मॉडरेट रिएक्शन के बारे में ही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वेरी स्लो वेरी फास्ट बता दिया, क्या है एग्जांपल ये भी आपको पता है। अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेप, इनके स्टेप के नंबर पे भी आपको रिएक्शन को क्लासीफाई कर सकते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन आता है पहले, मतलब ये रिएक्शन सिर्फ एक स्टेप में होती है, जैसे ए से बी में गई, बी से सी में गई, ये आती है एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, वन स्टेप रिएक्शन होती है, कौन सी, एलिमेंट्री रिएक्शन। दूसरी आती है हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जिसमें मतलब मल्टीपल स्टेप होते हैं, जैसे ए से बी में गया, फिर सी में गया, फिर डी में गया, तो ये कहलाती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। लेकिन अगर हम इसको ए से बी में देखेंगे तो ये हमारी एलिमेंट्री ही रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, तो इसमें मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। ठीक है, और ये स्लोएस्ट स्टेप इज कॉल्ड डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, टाइम लगता है, जाहिर सी बात है, ज़्यादा स्टेप हुए तो टाइम लगेगा। एलिमेंट्री एक स्टेप रिएक्शन होती है, फटाफट हो जाती है। कॉम्प्लेक्स में टाइम लगता है क्योंकि इसमें डिफरेंट स्टेप होते हैं। ठीक है, अब आ जाओ। ठीक है, तो अब आ जाओ क्या हमारा, ये हमारा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जैसे आपको पता होगा कि जैसे हमारी कोई रिएक्शन है, ए से बी में जा रही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है। तो हमारा जो रिएक्टेंट होता है वो टाइम के साथ घटता है, और हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो टाइम के साथ बढ़ता है ना, ये आपस में
इस तरह का इनका डिफरेंस होता है। जैसे तुम एक एग्जांपल समझो, ये एग्जांपल बता रही हूँ ना, हमेशा याद रहेगा। जैसे हमारी मम्मी क्या हमारे लिए रोटी बनाती है ना, तो हमारे लिए आटा ये रखा रहता है, इसकी बनती है हमारी रोटियाँ। तो तुम देखोगे ये हमारा रिएक्टेंट हो गया, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, है ना। तो हमारा रिएक्टेंट घटता जाएगा और हमारा प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा, है ना। हमारी रोटियाँ क्या जो तो क्या बोलेंगे, रोटियों की जो अरे मतलब हमारी रोटियां ज़्यादा होती जाएंगी और हमारा आटा कम होता जाएगा। कैसे? क्योंकि ये रिएक्टेंट है, टाइम के साथ कम हो रहा है, प्रोडक्ट है, टाइम के साथ बढ़ रहा है ना। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में यही रिलेशन होता है। क्या? टाइम के साथ हमारा प्रोडक्ट बढ़ता है और रिएक्टेंट घटता है। ये ग्राफ इसी तरह का आता है, अगर एग्जाम में आ गया तो क्लिक कर जाना चाहिए, क्योंकि मैंने ये तुम्हें बढ़िया सा डेली लाइफ वाला एग्जाम्पल दिया आटे वाला, ठीक है। तो देखिए इस तरह रेट ऑफ फॉर द रिएक्शन जैसे ए और बी में है, तो तुमसे पूछे कोई इसकी रेट ऑफ डिसअपेरेंस बताओ, ठीक है। तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम टेकिंग, मतलब उसकी कंसंट्रेशन ए में कितना डिक्रीज हो रहा है अपॉन टाइम टेकिंग करोगे तो तुम्हारी रेट ऑफ डिसअपेरेंस लग जाएगा। अब आपको डाउट आ रहा होगा कि प्रोडक्ट में पॉजिटिव साइन है और रिएक्टेंट में नेगेटिव साइन है। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट हमारा घट रहा होता है, प्रोडक्ट हमारा बढ़ रहा होता है, इसलिए यहाँ पॉजिटिव का साइन, यहाँ नेगेटिव का साइन। रिएक्टेंट घट रहा होता है ना, प्रोडक्ट बढ़ रहा होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन है, ठीक है। आई बात समझ में? कोई रेट ऑफ मतलब बी का अगर कोई कंसंट्रेशन मतलब इसका ये पूछ ले तो बता देना, पॉजिटिव साइन लगेगा, प्रोडक्ट इसमें पॉजिटिव रहता है, रिएक्टेंट में नेगेटिव रहता है, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेके दिखा देते चलो। जैसे मान लो हमारी कोई रिएक्शन हैगी 2A + 3B 5Z, ठीक है। तो इसकी हमें पूछ ली, तो तुम कैसे बताओगे? माइनस का 1/2 ए कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन इक्वल आ जाएगा माइनस का 1/3 डेल्टा मतलब बी अपॉन डेल टी इक्वल। अब ये क्या है तुम्हारा? ये प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट में हम हमेशा पॉजिटिव साइन लगाते हैं, तो 1/5 जेड की कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। आ गई बात समझ में? ये एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। इसी तरह हमें रेट ऑफ डिसअपेरेंस और अपेरेंस निकालनी होती है, ठीक है। वापस से आओ स्लाइड में, ठीक है। चलो अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, द कंसंट्रेशन, नोट भी पढ़ लो, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस, सो इट रिप्रेजेंट ऑफ, मतलब वही बात मैंने बोली ना कि रिएक्टेंट डिक्रीज होता है ना, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव का साइन आता है, और प्रोडक्ट हमारा बढ़ता है तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव का साइन होता है। वही मैंने बात बता दी। मैंने देखो तुम्हें प्रॉपर नोट्स भी दिए हैं, हर चीज़ लिखी हुई है, जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ वो मैं तुम्हें लिख के भी दिया, ताकि तुम्हें फालतू का भटकना ना पड़े, ठीक है। एग्जाम आने वाले, ज़्यादा टाइम है नहीं, रिवीजन करवा रही हूँ, कर लो शांति से, समझ लो, तुम्हें बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं। बराबर मेरे चैनल से जुड़े रहो, क्योंकि मैंने बहुत कुछ प्लान किया हुआ है, ठीक है। ठीक है, आई समझ। अब अगला देखो, ठीक है। तो देखो अब अगला देखो क्या है हमारा, टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन के भी ना 2 टाइप होते हैं, पहला एवरेज रेट और दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। तो एवरेज रेट में क्या होता है, तुम्हारी कोई स्पेसिफिक रिएक्शन है, ये तुम्हारी रिएक्शन होगी, तो इसका पूरा एक टाइम इंटरवल होगा, ठीक है। उसका एवरेज रेट पूछ रहा होता है, ठीक है। उसका पूरे टाइम का एक एवरेज रेट होता है, वो इसमें पूछा जाता है। तो उसका क्या रहता है, जैसे आर से प्रोडक्ट बन रहा है हमारा, तो तुम्हारा हो जाएगा क्या, माइनस डेल्टा आर अपॉन का टाइम चेंज, ठीक है। इसमें पॉजिटिव है, मतलब ये प्रोडक्ट है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। अगर एवरेज रेट पूछे तो वहाँ पे आएगा क्या, डेल्टा। और अगर इंस्टेंटेनियस, अब देखो इंस्टेंटेनियस समझ लो क्या होता है। इंस्टेंटेनियस जैसे हमारा कोई ए से बी में हमारी कोई रिएक्शन हो गई, अब उस रिएक्शन में कोई स्पेसिफिक कोई गिवन इंस्टेंटेनियस टाइम होगा, हमारा कोई टाइम होगा स्पेसिफिक सा, ठीक है। तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन पूछे तो वो कहलाता है क्या, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और इसमें हम क्या साइन यूज करते हैं, डेल आर अपॉन डेल टी। तो याद रखना एवरेज के लिए क्या, डेल्टा, और इंस्टेंटेनियस के लिए क्या, डेल, ठीक है। और जैसे किसी क्वेश्चन में अगर तुमको एवरेज और इंस्टेंटेनियस ना बताया हो, मतलब उसमें क्वेश्चन में तुम्हें ना तो एवरेज दिया हो और ना ही तुम्हें इंस्टेंटेनियस दिया हो, तो तुमको उसको अपनी तरफ से मान के चलना है कि वो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन है, तो तुम्हें अपनी तरफ से डेल लगाना होगा। आई बात समझ में? ठीक है, ये पॉइंट लिख लेना, मैंने नहीं दिया, लेकिन तुम कहीं पे ऐसा छोटू सा नोट बना लेना अपने नोट्स में, ठीक है। अब जो आगे देखो, रिलेशन बिटवीन रेट रिएक्शन एंड स्टोइकियोमेट्री, ठीक है, स्टोइकियोमेट्री। देखो ए से बी में हमारी रिएक्शन जा रही है, हमारा प्रोडक्ट बन रहा है सी और डी। तो अगर तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन पूछ ले तो माइनस डी अपॉन डी टी इक्वल माइनस डी बी अपॉन डी टी इक्वल डी सी अपॉन डी टी
इक्वल डी डी अपॉन डी टी। ठीक है, तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन कुछ ऐसा बन जाएगा। इससे एग्जाम्पल दिया है ये। अब देखो, इट इज क्लियर फ्रॉम स्टोइकियोमेट्री बाय रिएक्शन दैट इज द रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए इज ट्वाइस द वेलोसिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी एंड डी। ठीक है, नोट करके है, बाकी अपना पढ़ लेना। आगे आओ, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे भी बीच में स्लाइड में मुझे लगा जैसे जैसे अब तुम्हें ये कॉन्सेप्ट पढ़ा तुमने, ठीक है, अब तुमने अगर शायद काफ़ी टाइम बाद रिवाइज करो या तुम्हारा ये पहली बार है, ठीक है, तो तुम्हें काफ़ी हैवी सा फील लग रहा होगा ना कि अरे इंस्टेंटेनियस एवरेज ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन वगैरह क्या है, ये सब है ना। तो इसलिए मैंने तुम्हारा थोड़ा दिल हल्का करने को एक न्यूमेरिकल मतलब क्वेश्चन दे दिया मैंने, ताकि तुम स्ट्रेस ना लो कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, समझो। और एंड में मैंने तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन लाए तुम्हारे लिए, तो सब्र करना। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या हमारा, ए से 2B में हमारा ये रिएक्शन है कुछ ऐसी, द रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ बी इज दिस। ठीक है, हमारी बी की डिसअपेरेंस हमें दे दी गई है और पूछा गया रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड सी। ठीक है, सबसे पहले हमें रेट ऑफ डिसअपेरेंस दी गई है। रेट ऑफ डिसअपेरेंस पता है ना, माइनस डी बी। देखो क्या है ये, प्रोडक्ट मतलब रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट में हम नेगेटिव का साइन लगाते हैं। ठीक है, और हमें यहाँ पे कोई इंस्टेंटेनियस या फिर एवरेज कुछ बताया नहीं गया, तो हम अपनी तरफ से इसे इंस्टेंटेनियस मानेंगे। तो हमने डेल बी अपॉन डी टी करके लिख लिया और इसका हमें ये वैल्यू दी गई है, हमने लिख लिया। अब हमें रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है। रेट ऑफ रिएक्शन की सबसे पहले तुम इसकी रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे। लो, तुम्हारी रेट ऑफ रिएक्शन निकल गई, तुमने इसकी निकाल ली। ठीक है, -1/2, 1/3, 1/2। ठीक है, अब देखो ए में कोई नहीं था, है ना, बी में था, सी में था और डी में था। अब ये तो पॉजिटिव साइन में जाएंगे, नेगेटिव साइन में जाएंगे, तो इसी तरह आपने कर लिया, रेट ऑफ रिएक्शन लिख ली। अब जैसे हमने यहाँ पे क्या रेट ऑफ रिएक्शन मांगी किसी की भी, तो हमने इसकी उठा ली। तो -1/2 डी बी अपॉन डी टी में हमने 1/2 में हमें रेट ऑफ डिसअपेरेंस पूछ दिया था बी का, हमने इससे इसका मल्टीप्लाई कर दिया, हमारी वैल्यू निकल के आ गई रेट ऑफ रिएक्शन की। ठीक है, अब अगला क्या है, रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड सी। तो पहले हम ए की निकालेंगे, देन सी की निकालेंगे। अब चेंज के लिए हम इसकी 1/2 को नहीं लेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हम नहीं लेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए क्यों, क्योंकि ए में हमें कोई भी जो है, ये क्या हुआ, कहाँ गया हमारा क्वेश्चन। अब देखो ए हमारा क्या सिंगल मोल है ना, बी क्या हमारा 2 मोल है ना, तो ए के लिए हमें रेट ऑफ रिएक्शन एज इट इज वही आ जाएगी, हमें किसी का मल्टीप्लाई नहीं करना। नेगेटिव और पॉजिटिव को मतलब इग्नोर करेंगे, तो 0.5 × 10⁻²आंसर आ जाएगा हमारा। अब सी में हमारे 3 मोल थे ना, डी सी अपॉन डी टी, तो 3 × रेट ऑफ रिएक्शन कर लेंगे हम। ठीक है, 3 × 0.5 करके ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन एक बार देख लेना, अगर मैं एक्सप्लेन करने में मतलब नहीं समझ में आ रहा तुमको, एक बार फिर देख लेना, कोई ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, वही जो अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा के आ रही हूँ वही इसमें दिया है। अगला एक और ये है, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन तुम्हें इस क्वेश्चन की देखो एमसीक्यूज में आ सकता है, या तो तुम्हें एक नंबर पे ऐसे करके पूछ लिया जाएगा, तो तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, तो कई लोग ना मोल पे गलती कर देते हैं, कहीं पे साइन पे गलती कर देते हैं, तो उनके नंबर चले जाते हैं, तो आपको ध्यान देना है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन दी है 5 मोल, 1 मोल, 6 मोल ऐसे करके, तो 1/5 आ जाएगा नेगेटिव, -1 यहाँ तुम चाहो तो 1/1 कर लो। ठीक है, बाकी वही दिया है रेट ऑफ रिएक्शन, ये आएंगे पॉजिटिव में, ये आएंगे नेगेटिव में। ठीक है, आगे आओ। अब आ जाओ, क्या है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यूनिट पता होनी चाहिए तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन की, जो कि है मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, मोस्टली तुम्हें यही देखने को मिलेगा, ये शायद ही तुम्हें मिले मीटर मिनट में, मोस्टली सेकेंड में मिलता है। ठीक है, तो क्या है रेट ऑफ रिएक्शन, इसमें कुछ है नहीं भाई, अभी पढ़ के आ रहे हैं। रेट ऑफ डिसअपेरेंस के लिए ये, डिसअपेरेंस के लिए, अपीयरेंस के लिए ये। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन पूछे -1/A, 1/B, 1/C। ठीक है, जो यहाँ पे ये कॉफिशिएंट दिया रहता है। और अगर वहीं पे तुम्हें डिसअपेरेंस या अपीयरेंस पूछ ले, तो तुम कॉफिशिएंट को इग्नोर करोगे और वहाँ पे कोई भी कॉफिशिएंट नहीं लगाओगे। ये चीज़ ऐसे कहीं पे छोटू सा बना लेना, नहीं तो ये तुम्हें समझ में आना चाहिए। ठीक है, वही चीज़ लिखिए इधर, न्यूमेरिकल में कभी तुमसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछे, कॉफिशिएंट को डिवाइड में, डिवीजन में लगा देना। ठीक है, और अगर अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस पूछ ले तो उसको इग्नोर करना। आई बात समझ में, चलो। और तुमसे अगर पूछ ले उसकी यूनिट की, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन बता दो या निकाल के बताओ, तुम कंसंट मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम होता है, इसकी तुमने यूनिट लिखी, फिर इससे मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स में आ गया। ठीक है, तो ये मैंने बाय स्टेप्स भी समझाया हुआ है तुम्हें, कि अगर आ गया तो कर लेना। अब आ जाओ, रेट ऑफ रिएक्शन के अफेक्टिंग फैक्टर पढ़ते हैं। पहला हमारा का
पहला है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। हमारा ऑब्वियसली हमारी रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। तो देखो लिखा गया है, इट इज ऑब्जर्व दैट रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज विद टाइम। वी नो दैट इनिशियली द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज मैक्सिमम, सो द रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन इज ऑल्सो मैक्सिमम एज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो डिक्रीजेज। मतलब हमारा क्या, जैसे हमारी रेट ऑफ रिएक्शन कम होती है हमारा कंसंट्रेशन भी कम होता है। वही बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपस में, ये कम हुआ तो ये भी कम होगा, ये ज़्यादा हुआ तो ये भी ज़्यादा हुआ, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन आ गई, इट मीन दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तुम्हारी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी तुम्हारी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ये घटेगी तुम्हारी ये घटेगी, क्योंकि ये लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आ गई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब आ जाओ क्या, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। ये तो कोई नन्हे बच्चे से भी पूछ लोगे तो पता होगा, टेम्परेचर क्या, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो तुम्हारी क्या रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, ठीक है। और 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज इन टेम्परेचर उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर तुम्हारा 2 से 3 टाइम, अगर तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तुम्हारी रिएक्शन 2 से 3 गुना बढ़ जाएगी, कितनी, 10 डिग्री सेल्सियस पे। आगे एक बार पढ़ लो क्या है, जनरली द रेट ऑफ ऑल रिएक्शन अप्रोक्सीमेटली इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग ऑन टेम्परेचर। तुम्हारी रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ती है, ठीक है। अगर तुम अपनी शॉर्ट नोट बना रहे हो ना तो वहाँ पे छोटा सा पॉइंटर करके लिखो, ज़रूरी नहीं कि मैंने थ्योरी दी है तो तुम शॉर्ट नोट में लिए लिखो, डायरेक्ट लिख लो। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन, ठीक है, और टेम्परेचर की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। आ जाओ नेचर ऑफ रिएक्टेंट पढ़ते हैं। ये मैंने ग्राफ अपनी मेहनत से बनाया है, ठीक है, तो थोड़ा तारीफ करना चाहो तो, अगर मतलब छोड़ो क्या ही कहूँ मैं। नेचर ऑफ रिएक्ट, तो देखो हमारा है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो देखो जैसे कोई हमारी रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन में हमारे पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो द रिएक्टिविटी सब्सटेंस डिपेंड ऑन ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक बॉन्ड, ठीक है। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करती है हमारी क्या, कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। जैसे 2NO2 मतलब, तो 2NO2 हमारी फास्ट होगी और मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, ये हमारी स्लो स्टेप रिएक्शन होगी, ठीक है। हमारा नेचर ऑफ रिएक्टेंट समझ में आ गया, पुराने और नए बॉन्ड टूटते हैं उस पर डिपेंड करता है। अब आ गया अगला क्या, हमारा इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, ठीक है। तो कैटालिस्ट का ही ग्राफ है, पहले समझो थ्योरी में क्या है। कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन आर दो सब्सटेंस विच विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज इन देम। इट इज कंसिडर्ड दैट प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट डिक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब जैसे कि ये तुम्हारी एक ग्राफ से समझो पहले, जैसे हमारा ये रिएक्टेंट है, ठीक है, रिएक्टेंट है तो ये हमारा क्या है, ई नॉट विदाउट कैटलिस्ट है और ई नॉट विद कैटलिस्ट। तो हमारी ये रिएक्टेंट अगर हम विदाउट कैटलिस्ट पे जाएंगे तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन, हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी ज़्यादा बढ़ रही हुई है, ठीक है, हमारा प्रोडक्ट अब बना। वहीं पे अगर हमने कैटलिस्ट ले लिया तो हमारा टाइम बचेगा, हमारी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगी, सॉरी, ठीक है, जल्दी हो जाएगा। तो हमारा ये देखो, हमारी ये जो ग्राफ में तुम देख रहे होगे, ये रिएक्टेंट जब हम कैटलिस्ट डालते हैं तो कितनी जल्दी पोटेंशियल एनर्जी मतलब कम लगती है, हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। तो देखो तुम्हें समझ में आ रहा होगा विदाउट कैटलिस्ट और विद कैटलिस्ट में कितना डिफरेंस है ना। तो हमारी रिएक्शन प्रोग्रेस पे है ये। अब देखो इसका कंक्लूजन क्या निकला, कैटलिस्ट डिक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब तुम अगर कैटलिस्ट डालोगे तो तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा, ठीक है। आई बात समझ में, ये ग्राफ मतलब समझाने के लिए दिया था। आगे आओ, सरफेस। तो देखो सरफेस एरिया का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो देखो एक एग्जांपल के थ्रू समझो, जैसे हम जब शरबत बनाते हैं तो एक जगह हम लेंगे, एक बीकर में क्या हम लेंगे पाउडर्ड शुगर, ठीक है, और एक बीकर में हम क्या लेंगे, क्यूब वाले फॉर्म में शुगर। तो तुम ये बताओ कि जब तुम पाउडर शुगर को वाटर में डिज़ोल्व करवाओगे और या फिर एक जगह तुम जो है वो क्यूब वाले फॉर्म में वाटर में डिज़ोल्व करवाओगे, तो सबसे पहले हमारा जो शक्कर है वो पानी में सबसे पहले कौन सा घुलेगा, जाहिर है ना पाउडर वाला। क्यों, क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम होगा। अब क्यूब वाले का जाहिर है सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी, ठीक है। तो वही ये सरफेस पे डिपेंड करता है हमारी रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम एक बार ये थोड़ी पढ़ लेते हैं, ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट हायर इज द रोल ऑफ रिएक्शन। It is observed that if reactant is solid substance then rate of reaction depends upon the size of the particle। मतलब अगर तुम्हारा reactant solid है तो ये डिपेंड करेगा उसके साइज़ के, पार्टिकल के साइज़ के ऊपर, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है हमारा piece of wood burns slowly when it burns rapidly when cut it into small piece। मतलब हमारा जब लकड़ी का कोई भी पीस हम उसको जब छोटे छोटे टुकड़ों में ले लेंगे तब उसको जलाएंगे तो वो फास्ट जल जाएगा, रैपिडली जल जाएगा। किसके कंपैरिजन में, जब हम एक किसी भी बड़े से लकड़ी के क्यूब को जलाने पे,
ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अगला देखो क्या, एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन, मतलब हमारा जो सनलाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखो बहुत सी सारी रिएक्शन पे सनलाइट का इफेक्ट नहीं पड़ता, कुछ रिएक्शन होती हैं जो सनलाइट के प्रेजेंट में ही होती हैं। ठीक है, तो द रेट ऑफ सम रिएक्शन इंक्रीजेज रैपिडली इन प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन यूवी एंड विजिबल लाइट। ठीक है, photons of UV and visible light having high energy dissociately chemical bonds of reactant rapidly which increases the rate of reaction। मतलब अगर कोई रीज़न पूछ ले तो तुम यहाँ से उसको रीज़न भी बता सकते हो। मैंने कहा ना सारी रिएक्शन में सनलाइट का इम्पैक्ट नहीं पड़ता, कुछ रिएक्शन होती है। जैसे हमारी एक रिएक्शन एग्जांपल है हमारा H2Cl2 को जब हम विदाउट सनलाइट में अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारी रिएक्शन काफ़ी स्लो होती है। वहीं पे अगर हम ऑन दी अदर हैंड अगर हम वहीं पे उसको सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन बहुत रैपिडली होगी विद एक्सप्लोजन। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, तो ये हमारे सारे इफ़ेक्ट थे, हमने पढ़ लिए किसके ऊपर इफेक्टिव फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये तुमको थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है, किसी का भी कंसंट्रेशन का पूछ लेगा, टेम्परेचर का पूछ लेगा, तो अपने माइंड में ध्यान रखना। ठीक है, अब अगला टॉपिक देखो क्या है हमारा, रेट लॉ। तो देखो रेट लॉ का क्या सीन है, देखो पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। Rate of reaction is directly proportional to the product of major concentration of reactant and each raised to the power their coefficient on which rate of reaction actually depends। मतलब जैसे हमारा फॉर एग्जांपल है AA, ठीक है, BB gives product। ठीक है, तो हम जैसे फिर ये हो गई हमारी रिएक्शन। अब देखो क्या सीन होगा, मैं समझाती हूँ, इधर पे यहाँ पे ले लेते हैं। तो अब हम इसकी रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लेंगे, हम इसके रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगी हमारी ए की कंसंट्रेशन के और बी की कंसंट्रेशन के। ठीक है, देन उसके बाद जब इसकी प्रोपोर्शनैलिटी होगी तो हटेगी, तो हमारा क्या आएगा, हमारा रेट कांस्टेंट आएगा, जिसको हम और क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट को दो नाम होते हैं, रेट कांस्टेंट बोलेंगे या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ठीक है, तो जब हमारा मतलब हमारी प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी तो हमारा रेट कांस्टेंट क्या आएगा, हमारा रेट कांस्टेंट आएगा के इंटू ए की कंसंट्रेशन इंटू बी की कंसंट्रेशन। ये हाइपोथेटिकली है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये अल्फ़ा मतलब ए और बी हैं, अल्फ़ा और बीटा है, ये क्या करेंगे, ये अल्फ़ा बीटा हाइपोथेटिकली है और ये हमें बताएगा कि इसका कितना यूज़ हुआ है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटली डाटा है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो ये जितना अल्फ़ा और बीटा है ये उसका उतना यूज़ है यहाँ पे, तो इस तरह से हमारी रेट ऑफ रिएक्शन निकल जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में, ऐसे हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हैं इसकी। चलो आगे क्या लिखा है नीचे नोट पे पढ़ो, रेट लॉ ऑफ एनी, एक सेकेंड, रेट लॉ फॉर एनी रिएक्शन कैन नॉट बी प्रेडिक्टिकली थ्योरेटिकली बट मस्ट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। मतलब हम इसको थ्योरेटिकली नहीं डिटरमाइन कर सकते, ये एक्सपेरिमेंटली डाटा होता है। ठीक है, रेट लॉ आ गया। अब आगे देखो रेट कांस्टेंट के बारे में समझो। रेट कांस्टेंट पे क्वेश्चन बन सकता है, शायद कम चांसेस है बट फिर भी हमें तो सब पढ़ के चलना है ना। तो देखो क्या कह रहा है, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इट बिकम्स यूनिटी। मतलब तुम्हें अगर रेट कांस्टेंट निकालना है, तुम क्या करो, इसकी कंसंट्रेशन को 1 कर दो, तो तुम्हारी अपने आप जो है रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू के निकल आएगी। ठीक है, अब जैसे तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन के बाद कोई ऑर्डर पूछ ले, तो ऑर्डर क्या होता है, हमेशा याद रखना, ऑर्डर इज इक्वल टू सम ऑफ द पावर, कंसंट्रेशन की पावर के इक्वल होता है, मतलब सम ऑफ द कंसंट्रेशन पावर के इक्वल होता है हमारा ऑर्डर। ठीक है, अब आगे समझो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट समझ लो। मतलब ये हमें क्या बताता है, इंडिकेट द स्पीड, मतलब ये हमारे स्पीड ऑफ रिएक्शन बताता है, जो कि हमारे रेट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट और फास्टर, एक सेकेंड फिर से समझते हैं, इंडिकेट द स्पीड ऑफ रिएक्शन ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फास्टर इज द रिएक्शन। ठीक है, जितना ज़्यादा हमारे रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा हमारी रिएक्शन फास्ट होगी। ठीक है, ये हमें ओवरऑल हमें स्पीड बताती है। दूसरा पॉइंट क्या है, एवरी रिएक्शन हैज़ अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। जैसे हमारा हेनरीज लॉ था ना, उस पर एक स्पेसिफिक मतलब टेम्परेचर पे अलग उसका था लॉ था, है ना, अलग को उसकी वैल्यू आ रही थी हेनरीज लॉ में। उसी तरह ये भी सेम उसी तरह है रेट कांस्टेंट, एवरी रिएक्शन हैज़ अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग हमारा कांस्टेंट रेट कांस्टेंट आएगा। ठीक है, अगला क्या है, द रेट कांस्टेंट फॉर द सेम रिएक्शन डिफर्स द टेम्परेचर। मतलब द रेट, अगर किसी सेम रिएक्शन में हमें डिफरेंट करना है तो वो टेम्परेचर से हम कर सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचर उनको डिफरेंस करता है। अगला क्या था, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज डिपेंड ऑन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये क्वेश्चन करके पूछ लिया जा सकता है कि मतलब तुम्हारा रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, तो तुम बताना हमारा रेट कांस्टेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। क्या, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन ऑर्डर पे डिपेंड करता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे।
ठीक है। इसी तरह रेट कांस्टेंट से अगर हमें यूनिट निकालनी है तो जैसे ये हमारी होती है कैसी यूनिट, के इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। अब जैसे हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, मान लो हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, तो 1 माइनस जीरो कर देंगे तो यहाँ पे मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स आ गई क्या, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। अगर हम यहाँ पे 1 ऑर्डर रिएक्शन के लिए मतलब अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम देखेंगे तो 1 माइनस 1 कर लेंगे तो ये पूरा ओवरऑल जीरो हो जाएगा और ये पूरी चीज़ जीरो होके जीरो हो जाएगी, हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकंड इनवर्स यूनिट निकल आएगी। ठीक है, तो इसी तरह हम मैं कह भी नहीं रही कि तुम यूनिट रटो, तुम्हें सिर्फ इतना याद हो ना तो तुम अपने आप उसी टाइम पे एट दैट पॉइंट तुम एग्जाम में निकाल लोगे। लेकिन जितना अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम्हें ये सब भी याद करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें अपने आप आदत हो जाएगी। ठीक है, आगे देखो, अगला समझो क्या है ये मॉलिक्युलैरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इस क्वेश्चन ये इससे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बनता है। तो देखो क्या कहता है ये मॉलिक्युलैरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, द टोटल नंबर ऑफ एटम आयन और मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट विच कोलाइड इफेक्टिवली टू गिव प्रोडक्ट इस टर्म एज इस मॉलिक्युलैरिटी। मतलब तुम्हारी रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट हैं, कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट है, वही मॉलिक्युलैरिटी कहलाती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ये एग्जांपल ले लो, जैसे ए प्लस बी है जो कि देता है हमें एक प्रोडक्ट, तो इसमें कितने रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट है तो इसकी मॉलिक्युलैरिटी हो गई दो। इसमें तीन प्रोडक्ट मतलब रिएक्टेंट है तो इसकी मॉलिक्युलैरिटी हो गई 3। इसमें एक प्रोडक्ट रिएक्टेंट है इसकी हो गई 1। इसमें 2 मोल है तो इसकी हो गई 2। और एक बात याद रखना, कभी भी मॉलिक्युलैरिटी हमारी 3 से ज़्यादा नहीं होती है। क्या, कभी भी मॉलिक्युलैरिटी हमारी 3 से ज़्यादा नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि 3 से ज़्यादा हमारा इफेक्टिव कोलाइड नहीं होगा। ठीक है, कोलाइड रिएक्शन हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि हमारे रिएक्टेंट कोलाइड कर रहे हैं ना, तो 3 से ज़्यादा इफेक्टिव कोलाइड पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हमारी मॉलिक्युलैरिटी 3 से ज़्यादा नहीं होगी, कभी कोई पूछेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, इस पे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। अब आगे देखो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉलिक्युलैरिटी पढ़ लो। देखो, मॉलिक्युलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज ऑलवेज एन इंटीजर, ये हमेशा इंटीजर वैल्यू होगी। ठीक है, इट कैन नॉट हैव अ फ्रैक्शनल और जीरो वैल्यूज, मतलब ये फ्रैक्शन पे नहीं हो सकता 1/2 5/3 या फिर जीरो, ये वैल्यू जीरो या ऐसे फ्रैक्शनल नहीं आती। ठीक है, अगला क्या है, अ जीरो मॉलिक्युलैरिटी इंप्लाइज दैट नो इफेक्टिव कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट। मतलब अगर कहीं पे मॉलिक्युलैरिटी जीरो शो हो रही है तो इसका मतलब है कि वहाँ कोई भी कोलाइड नहीं हुआ, और कोलाइड नहीं हुआ तो कोई रिएक्शन हुई ही नहीं है। ठीक है, वही यहाँ पे लिखिए, रिएक्शन डजंट अकर। ठीक है, अगला क्या है, मॉलिक्युलैरिटी कैन बी जज बाय अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अगर तुम्हारी रिएक्शन बैलेंस है तो ही तुम्हारी मॉलिक्युलैरिटी सही आ रही है। ठीक है, फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्युलैरिटी हैज़ नो सिग्निफिकेंस। ठीक है, ये एग्जांपल है उसके, जैसे इसमें एक रिएक्टेंट है तो हमारी इसकी आ गई मॉलिक्युलैरिटी 1, इसमें भी एक रिएक्टेंट, इसकी मॉलिक्युलैरिटी आ गई 1। ठीक है, चलो आगे देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे 100% क्वेश्चन बनेगा, तो इस पे स्टार मार्क कर लो। एक बढ़िया से रेड कलर से करते हैं इधर पे चांद सितारे। ठीक है, तो देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता ही चुके हैं क्या होता है, एक बार फिर समझ लो। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ पावर। बताया ना, पावर का कंसंट्रेशन की पावर का सम होता है क्या हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, टू विच अ कंसंट्रेशन टर्म आर रेज्ड इन रेट लॉ इक्वेशन। ठीक है, तो जैसे हमारी फॉर एग्जाम्पल हमारी है रिएक्शन है a प्लस 2b गिव c प्लस d। ठीक है, तो रेट लॉ क्या बनेगा हमारा, रेट लॉ बनेगा r इज इक्वल टू k, ए की कंसंट्रेशन जिसकी पावर है m, देन बी की कंसंट्रेशन जिसकी पावर है n। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। ठीक है, अब इसकी ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए हमारी आ गई m जिसकी कंसंट्रेशन है a, और ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b जिसकी कंसंट्रेशन है b, इसकी पावर आ गई n। ओवरऑल ऑर्डर और गिवन रिएक्शन क्या हो जाएगी, m प्लस n। सीधे साफ समझो, तुम्हारी रिएक्शन है, ठीक है, तुम्हें किसी का रेट लॉ निकाला, इसकी कंसंट्रेशन ले लो और उनकी जो पावर होगी उसका सम कर दो, तुम्हारा ऑर्डर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन करके आ जाता है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जैसे तुम्हें इक्वेशन दे दी, कोई भी रेट लॉ दे दिया तुम्हें, अब तो 1/2 इसकी ए की कंसंट्रेशन की पावर है और बी कंसंट्रेशन की पावर है 2, तुम्हें ऑर्डर रिएक्शन निकालना है तो इनको सम कर दोगे। ठीक है, क्या वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी, 4 + 1 5/2, जो कि आ जाएगा 2.5। ठीक है, इसको ज़रा सही से लिख लें, नहीं वैसे तो सही था, चलो ठीक है। आगे देखो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, सबके कैरेक्टर्स पढ़ लो, सबके अलग नोट्स बना लो, क्योंकि तुम्हें शायद डिफरेंस करने को पूछा जाए। ठीक है, हो सकता है तुम्हें ऑर्डर ऑफ मॉलिक्युलैरिटी में, मतलब ऑर्डर या फिर मॉलिक्युलैरिटी में डिफरेंस पूछ ले, तो तुम्हें इसके कैरेक्टरिस्टिक पता होने चाहिए।
पहला क्या है, इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्पीशीज हुज कंसंट्रेशन अफेक्ट द रोल ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली, ठीक है। रिएक्शन ऑर्डर कैन बी ऑब्टेन बाई एडिंग ऑल द एक्सपोनेंट ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म इन द रेट एक्सप्रेशन, ठीक है। द स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच स्पीशीज इन द बैलेंस रिएक्शन हैव नो इफेक्ट ऑन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तुम्हारे स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का कोई इफेक्ट नहीं होता हमारे ऑर्डर पे, ठीक है, हमारे मॉलिकुलैरिटी पे होता था, ठीक है, मोल डिपेंड करता था। द रिएक्शन ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एंड द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। मतलब ऑब्वियसली हमारी ऑर्डर क्या है, हमारी ऑर्डर कंसंट्रेशन की पावर पे डिपेंड करती है ना, तो जाहिर सी बात है हमारी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी केमिकल रिएक्शन की, अब वो चाहे रिएक्टेंट हो या हमारा प्रोडक्ट हो। फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन द स्लोएस्ट स्टेप द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हमारे स्लोएस्ट स्टेप होते हैं। अब आगे देखो, तो देखो अब पहला क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन समझो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, जिसकी कंसंट्रेशन की जो पावर रहती है वो जीरो रहती है, ठीक है। तो तुम्हारा फॉर एग्जांपल जैसे किसी कंसंट्रेशन की पावर जीरो, तो वो आ जाती है तुम्हारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये तुम्हारा एग्जांपल हो गया, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, जिसकी कंसंट्रेशन की वैल्यू एक रहती है, उसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड ऑर्डर क्या होता है, जिसकी कंसंट्रेशन की पावर टू रहती है, वो हमारा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में आता है, ठीक है। आई बात समझ में। चलो अब यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है, हमने अब भाई हम पहले बता चुके हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ये रहता है। अब अगर तुम्हें जीरो ऑर्डर के लिए निकालना है तो तुम्हें एन की जगह जीरो रखना है ना, वन माइनस जीरो किया जो कि तुम्हारा सिर्फ वन रहेगा, तो तुम्हारी जीरो ऑर्डर के लिए आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। वहीं पे तुम्हें जैसे फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालना है तो तुम एन की जगह वन रखोगे, जो ये ओवरऑल टर्म पूरी जीरो हो जाएगी, तो तुम्हारा क्या बचा, खाली तुम्हारा बचा सेकेंड इनवर्स, ठीक है। किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो सेकंड फर्स्ट ऑर्डर के लिए मोस्टली जो है यूनिट पूछ लिया जाता है, तो सेकंड इनवर्स में तुम चाहो तो स्टार मार्क कर लो, यहाँ पे स्टार मार्क कर लो, ठीक है। अगला क्या है, अगर तुम्हें सेकंड ऑर्डर के लिए निकालनी है तो वन माइनस टू करोगे तो यहाँ पे माइनस वन आ जाएगा, जो कि निकल जाएगा मोल लीटर, मोल इनवर्स, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, ये सेकेंड ऑर्डर के लिए आ गई। और वहीं पे तुमने अगर हाफ ऑर्डर के लिए कहीं पूछ लिया तो हाफ ऑर्डर के लिए भी वही वैल्यू पुट करोगे और तुम्हारी यूनिट अपने आप निकल जाएगी। ओवरऑल तुमको बस ये टर्म याद रखनी है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। और सेकंड फर्स्ट ऑर्डर के लिए तुम्हें अपने आप अभी क्लिक हो जाएगा कि तुम वन वैल्यू रखोगे तो तुम्हारा सेकंड इनवर्स ही बचेगा, क्योंकि ओवरऑल टर्म ये जीरो चली जाएगी। तो यूनिट इंपॉर्टेंट होती हैं इसमें। चलो आगे देखो, क्वेश्चन करो, जैसे पूछ लिया एमसीक्यूज में आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर, ठीक है, तुम्हें सिर्फ एक रेट कांस्टेंट दे देगा के की वैल्यू और पूछ लिया जाएगा कि इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए, कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है। अब तुम क्या करोगे, तुम कैसे निकालोगे, तुम उसकी यूनिट देखोगे। जैसे इसमें देखो सेकंड इनवर्स है ना, सेकंड इनवर्स अभी क्या बता रही हूँ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसमें तुम वन माइनस एन है, इसमें तुम जब वन की वैल्यू पुट करो ओवरऑल टर्म तुम्हारी जीरो हो जाएगी, तुम्हारे पास सेकंड इनवर्स बचेगा, तो तुम ऐसे बता दोगे कि ये तो फर्स्ट ऑर्डर का है। वहीं पे जब तुम इसकी यूनिट देखोगे वहाँ पे तुम्हें क्लिक हो जाएगा कि ऑर्डर इसकी सेकंड आएगी, क्या आएगी, सेकंड। तो तुम आगे ये चीज़ पता है और ये चीज़ पता है, तो तुम ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है हमारा, पढ़ो। द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल x to y follow second order kinetic if concentration of x is increased to 3 times how will it affect the rate of formation of y। मतलब हमारी x से y में कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है, और हमारा जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, और तीसरी बात कंसंट्रेशन ऑफ जो x है वो बढ़ रही है 3 गुना, तो हमारी रेट ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन क्या होगी, जो कि हमारी y बन रही थी, x से y ही तो बन रही है ना, तो एंड में जो y का रेट ऑफ रिएक्शन फॉर्मेशन बनेगी वो पूछ रहा है। तो देखो हम पहले रिएक्शन लिखेंगे जो हमें गिवन होगी x to y, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ क्या रहता है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगी, रेट इज इक्वल टू a, x की कंसंट्रेशन पावर हो जाएगी 2, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर है, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान ली। अब वो कह रहा है कि तुम्हारी जो x की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज कर रही है 3 टाइम्स, तो तुमने 3 इंटू एक्स करके सेम एज इट इज़ वही कर लिया फर्स्ट इक्वेशन में। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा 3 स्क्वायर से निकल के 9 के बाहर आ जाएगा और अंदर x की कंसंट्रेशन पावर 2 में लगा रहेगा। अब देखो तुम्हारी नई वैल्यू क्या निकली, अब ये जो टर्म दिख रहा है तुमको, ये टर्म दिख रही है ना तुमको, ये तो एज इट इज़ जो है फर्स्ट इक्वेशन लग रही है ना, तो तुम क्या करोगे 9 इंटू रेट, बस तुम्हारी जो फॉर्मेशन ऑफ y निकल रही है वो 9 टाइम्स है रेट के, मतलब जो तुम्हारी x की फॉर्मेशन थी, मतलब x की रिएक्शन थी वो तुम्हारी
वाई फॉर्मेशन के 9 टाइम्स निकल लिया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, बस तुम्हें देखना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, क्या गिवन है, उसको लिखते चले जाओ। तुम्हें रेट तो इक्वेशन पता होना चाहिए, सेकंड ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की है, जीरो ऑर्डर की है। बस फिर वो जितना बोल रहे हैं, कंडीशन जो दे रहा है उसको अप्लाई करो, देन तुम्हारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो तुम इसको भी चुटकियों में कर लो, इसमें भी कुछ नहीं है। अब आ जाओ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो ये तुम्हारे एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम पे पूछा जाता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर। ठीक है, तो ये मैं पढ़ाने नहीं बैठूंगी, सब कुछ पता है, डिफरेंशियल फॉर्म है पूरा। दोज रिएक्टेंट हुज रेट डिपेंड, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, जिसके रिएक्टेंट जीरो कंसंट्रेशन, मतलब दोज रिएक्टेंट हुज रेट डिपेंड्स अपॉन जीरो कंसंट्रेशन, मतलब जिसका रेट तुम्हारी कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता, वो तुम्हारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाती हैं। ठीक है, तो इसका ओवरऑल पूरी इफ मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया, मैं अभी नहीं भी एक्सप्लेन करूँगी ना, तो जब तुम नोट्स में पढ़ने बैठोगे तुम्हें एक एक बात समझ में आ जाएगी। बस तुमको क्या याद रखना है, इसका फॉर्मूला। ठीक है, जो हमारे न्यूमेरिकल में काम आएगा। और एक बेहद ज़रूरी क्या, इसके ग्राफ, ये तो छोटा ही मत, एक्स और टाइम के रिस्पेक्ट में डी एक्स डी टी ए माइनस एक्स प्रोडक्ट में। ठीक है, तो इसके ग्राफ तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि ग्राफ आते हैं। ठीक है, आगे ये हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। अब फर्स्ट ऑर्डर देखो क्या होती है, दोज रिएक्शन हुज रेट डिपेंड्स अपॉन द वन कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट, मतलब अब मैं बता चुकी हूँ तुमको, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की कंसंट्रेशन की वैल्यू जीरो होती है, फर्स्ट ऑर्डर की 1 रहती है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो है, 1 पे करेगा क्योंकि अपॉन वन कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट। तो फर्स्ट ऑर्डर की रेट ऑफ रिएक्शन पता होगी तो तुम्हें इसकी ये स्टेटमेंट लिख लोगे। ठीक है भाई, इसका स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है, एंड में तुमको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन सा, ये वाला। ठीक है, और तुम्हें फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट है ये। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, चलो ठीक है, आ जाओ। ये इसके ग्राफ हैं, पता होना चाहिए तुम्हें, लॉ के रिस्पेक्ट में, डी एक्स डी टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन, जैसे हाफ लाइफ पूछ लिया जाएगा, द टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, इट इज रिप्रेजेंट बाई टी हाफ। तुम्हें कहीं पे भी टी हाफ पूछ लिया जाएगा तो उसका फॉर्मूला होता है ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है, तो इसको नहीं लगाती, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और ये है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, आगे बात समझ में, ग्राफ इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लेना। चलो ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट पता ही है तुमको, छोड़ो। चलो अब कोलिजन फ्रीक्वेंसी समझो क्या होता है। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी का समझो क्या होता है, जैसे हमारे कोई कोलिजन फ्रीक्वेंसी समझो होता गया, तो देखो जैसे कितने कोलिजन हो रहे हैं हमारे एक सेकंड के अंदर, पर सेकंड एक गिवन यूनिट वॉल्यूम में। ठीक है, वो हमारी कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहलाती है, उसको हम जेड से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे ए प्लस बी है जो कि हमें प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, तो इसकी अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी से हमारा इसका रेट बनेगा, रेट इज इक्वल टू जेड ए बी इंटू ई की पावर ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, तो हमारी कोलिजन थ्योरी के हिसाब से ये स्टेटमेंट रेट की बन जाती है, भाई हमारी कोलिजन थ्योरी होती है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है। अब आगे देखो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, काफ़ी मतलब काफ़ी फेमस चीज़ है ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है, रिएक्शन विच आर नॉट ट्रूली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बट अंडर सर्टेन कंडीशन बिकम्स रिएक्शन ऑफ फर्स्ट आर कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब कोई कुछ रिएक्शन हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशंस की वजह से वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन जाती हैं, उनको हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। मतलब वो होती तो बायोमोलिकुलर रिएक्शन होती होंगी, मतलब लेकिन उनको हम किसी कंडीशन की वजह से हमें उन्हें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास शुगर है, शुगर के साथ हम वो वाटर मिक्स कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस। तो अगर हमारा कोई रिएक्टेंट में हमारी कुछ एक्सेस हो रही है, मतलब कुछ बहुत ज़्यादा रिएक्टेंट यूज़ कर रहे हैं, हम बहुत कम रिएक्टेंट यूज़ कर रहे हैं, तो या तो हम एकदम एक्सेस में होगा तो उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करेगा। जैसे हमारा शुगर है, हमने H2O एक्सेस में लिया और इसके साथ रिएक्शन करवाई तो हमें मिल रहा है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, तो ये हमारा सिर्फ शुगर की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है ना। जैसे तुम इसकी रेट कांस्टेंट मतलब रेट लॉ देखोगे तो तुम्हारे रेट लॉ के हिसाब से तुम्हारी ये इक्वेशन बनेगी। तो यही होती है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये है तो देखो उसमें दो रिएक्टेंट मिल रही है तो बायोमोलिकुलर रिएक्शन, बट इन द सर्टेन कंडीशन, क्योंकि हमने वाटर में एक्सेस लिया जिस वजह से हम इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कह रहे हैं। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है हमारा इथाइल एसीटेट का, ये वाटर हमारे एक्सेस में है इसलिए इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, तो ये हमारा
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाना पड़ रहा है, क्योंकि रेट कांस्टेंट सिर्फ इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, ना कि वाटर की, क्योंकि ये एक्सिस पे है ना। तो या तो हम किसी अगर रिएक्टेंट में हमारा कोई बहुत ज़्यादा एक्सिस में हो जाता है या वो ना के बराबर होता है, तो हमारी कंसंट्रेशन उस पर डिपेंड नहीं करती। वही होता है हमारा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, काफ़ी ईजी था, समझने में आसानी हुई होगी। ठीक है, अब देखो नोट क्या है, बोथ ऑफ द अबव, मतलब वही मैं जो भी बताया वही लिखा है, बोथ ऑफ द अबव रिएक्शन आर बायोमोलिकुलर बट आर फाउंड टू बी द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बिकॉज वाटर इज प्रेजेंट इन सच अ लार्ज एक्सेस एंड इट्स कंसंट्रेशन रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन। मतलब इसकी कंसंट्रेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जितनी थी उतनी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसलिए हमारी कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करेगी, हमारा शुगर पे, यहाँ पे हमारी एसीटेट पे, एथाइल एसीटेट पे। ठीक है, आगे क्या होता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इस पे क्वेश्चन बने तो कर देना। अब जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो देखो हमारा रेट कांस्टेंट पे हमारा टेम्परेचर का क्या इफेक्ट करता है, इफेक्ट पड़ता है। तो देखो द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब हम पढ़ के आए ना अभी, हमने जब इफेक्ट मतलब उसके फैक्टर पढ़ा है तो उसमें पढ़ा था ना कि हमारी रेट रिएक्शन पे टेम्परेचर कितना डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ा तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। तो वह इसके बीच में एक रिलेशन बनता है क्या, जिसको हम आर्हेनियस इक्वेशन कहते हैं। क्या, के इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, जहाँ पे के हमारा रेट कांस्टेंट हो गया, ए हो गया हमारा आर्हेनियस इफेक्टर, ई ए हो गई हमारे क्या एक्टिवेशन एनर्जी, क्या एक्टिवेशन एनर्जी, आर हो गया हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टी हो गया हमारा टेम्परेचर। ये इक्वेशन याद होनी चाहिए। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ये हमारा आर्हेनियस इक्वेशन है। ठीक है, अब इसी आर्हेनियस इक्वेशन से हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं। क्या, जैसे हम इसको अगर हम लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से हमारा एल एन के, एल एन ए और ई आर टी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो, ठीक है, अब एल एन को जब हम लॉग के फॉर्म में करेंगे तो लॉग 10 बेस में क्या आ जाएगा, यहाँ से लॉग है, और ई हो जाएगा 2.303 आर टी के फॉर्म में। अब देखो, अब इसको जब आगे फॉर्म मतलब आगे सॉल्व करेंगे तो लॉग के टू अपॉन के वन इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर इंटू टी टू माइनस टी वन अपॉन टी वन इंटू टी टू। तो ये तुम्हारा लास्ट में ये फॉर्मूला निकल के आता है, जिसको तुम्हें रट लो क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है, अब इसमें मैं कराऊंगी भी, इसका ये ग्राफ है, ये पता होना चाहिए, एल एन और 1/t के रिलेशन में ये ग्राफ बनता है। ठीक है, ये नेगेटिव स्लोप पे जा रहा होता है, ई अपॉन आर। अब आगे ये हमारे प्लॉट्स ऑफ रेट वैसेस कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन पे फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ठीक है, जीरो ऑर्डर, ये सब पता होना चाहिए तुम्हें। क्वेश्चन बन गया तो कर लेना, इसलिए मैंने अलग से भी ग्राफ दी। देखो ग्राफ मैंने पूरी स्लाइड में मैंने तुमको दिए, कहीं पे भी इनको इग्नोर नहीं किया, तो तुम समझो ग्राफ कितने इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखो, ये फॉर्मूला शीट आ गई तुम्हारी, एक एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने सब दिया है। तुम चाहो तो अपनी तरफ से कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर बना के नोट कर लेना, मुझे जो सही लगा वो मैंने दिया। जैसे यहाँ जीरो ऑर्डर के बारे में, फर्स्ट रेट लॉग, रेट रिएक्शन, ठीक है, वहीं पे फर्स्ट ऑर्डर के सारे फॉर्मूले, आर्हेनियस इक्वेशन के दोनों फॉर्मूले। ठीक है, और एक और बात, इनके ग्राफ ज़रूर पता होना चाहिए तुम्हें। और आ जाओ ट्रिक्स वाली टॉपिक पे, जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे एमसीक्यूज बेस में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो तुम ऐसे वैल्यू, जैसे ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं, मोस्टली आस्क रहते हैं, जैसे टी हाफ, टी 75%, टी 90%, टी 99%, तो इनके रिलेशन होते हैं। ये वैल्यू तुमको दी रहती है और ये पूछा जाता है, तुम इसमें 2 3.3 वैल्यू रख के इनको मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आसानी से निकाल लेते हो। जैसे ये बहुत फेमस है, रिलेशन है। सेकेंड ऑर्डर का तो वैसे उतना नहीं आता है, लेकिन ये आते हैं, और ये तो बहुत ही ज़्यादा एक से इस पे तो स्टार मार्क करना बनता है। ठीक है, इस पे और इस पे तो बाकी मैंने दिया है, बाकी तुम्हें कुछ अपनी तरफ से ऐड करना हो तो कर लेना। अब आ जाओ न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, अब न्यूमेरिकल करते हैं, कितने हैं टोटल, शायद 10 है टोटल न्यूमेरिकल्स है मेरे पास 10। ठीक है, सारे मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लिए, बाकी तुम प्रैक्टिस जितनी करो उतनी कम है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो देखो पहला सवाल क्या है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2a + 3b गिव्स 4c। ठीक है, तुम्हारा ये एक्सपेरिमेंटली 3 डाटा दिए गए हैं, जिसमें तुम्हें ए की कंसंट्रेशन दी गई है, तुम्हें बी की कंसंट्रेशन दी गई है, और इनके इनिशियल रेट दी गए हैं, और तुम्हें निकालना है इनका ऑर्डर। तो तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन पता है ना, कि इंटू ए कंसंट्रेशन की पावर x और बी की कंसंट्रेशन की पावर y। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तुम तीनों इक्वेशन बना लोगे। अब तुम्हें क्या करना है, तीनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करना है। तो तुम देखोगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखोगे, तो यहाँ से जब तुम इन दोनों को सॉल्व करने बैठोगे तो यहाँ से 10 की पावर -4 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से x की पावर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और k की पावर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बचा क्या,
तुम्हारी ये वैल्यू बची और ये वैल्यू बची। अब इनको जब तुम सॉल्व करने बैठोगे, जैसे हाफ और हाफ की पावर y, ये से ये पूरा कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 1। इसी तरह जब तुम दूसरे टर्म में आओगे क्या, अब जब तुम 2 और 3 को देखोगे, क्या तुम जब देखोगे 2 और 3 को, जब 2 और 3 को सॉल्व करने बैठोगे तो तुम देखो ना, यहाँ से 10 की पावर वाला टर्म कैंसिल हो रहा है तुम्हारा, ठीक है, और यहाँ से तुम्हारा x की y वाली टर्म कैंसिल हो रही है। तो जब इन दोनों को कैंसिल करके सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे आओगे तो 1/4 इक्वल टू हाफ की पावर x। अब यहाँ से कैंसिल आउट करने के बाद तुम्हारी x की पावर आ जाएगी 2। हमें मिल गया क्या, x की पावर 2 की पावर। अब इसी रेट ऑफ रिएक्शन में हम इनकी रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू रखेंगे x y, और हमें ऑर्डर निकालना है ना। इन्होंने क्या पूछा है हमसे, रेट ऑफ रिएक्शन पूछे है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब देखो तुम्हें एक्स वाई की वैल्यू निकल गई ना, मिल गई एक्स और वाई की वैल्यू, तो तुम यहाँ से निकाल लो क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ से तुम्हारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गई तुम्हारी 2 + 1 = 3। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। हो सकता है तुम्हें सिर्फ यहीं तक पूछ ले, लेकिन अगर ऑर्डर पूछ ले तो तुम यहाँ से सम करके इसकी वैल्यू निकाल लेना। अगला क्वेश्चन देखो, फॉर द रिएक्शन ए गिव्स प्रोडक्ट बी, ठीक है, द रेट ऑफ रिएक्शन डबल व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, फाइंड ऑर्डर। वही इसी तरह एक क्वेश्चन जो पहले कर चुके हैं, हमें ए इक्वेशन दे दी गई है, क्या ए से हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, और हमें बोला है कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीज, मतलब हमारी ए की कंसंट्रेशन 4 टाइम इंक्रीज हो रही है। तो तुम बताओ कि हमारा ऑर्डर क्या होगा। तुम्हें ये पहले इक्वेशन लिखनी है, तुमने इक्वेशन लिख ली, तुम्हें पता है ए की कंसंट्रेशन 4 टाइम्स बढ़ रही है, तुमने 4 मल्टीप्लाई कर दिया ए की कंसंट्रेशन में, ठीक है, डबल हो रही है ना, तो यहाँ से 2 आ जाएगा, डबल व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन डबल, तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए 4 टाइम इंक्रीज। तुमने वैल्यू के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करी। अब तुम 1 और 2 को इक्वेशन को सॉल्व करने बैठोगे तो यहाँ से आर कैंसिल, के से के कैंसिल, ठीक है, ए की कंसंट्रेशन से ए कैंसिल, तुम्हारे पर आ गया क्या, 2 = 4 की पावर x। तो यहाँ से 2 = 2 × 2x आ जाएगा, और 2x यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, और 2x = 1, और x की वैल्यू आ जाएगी हाफ। तो तुम्हारा क्या आ गया, ये तुम्हारा क्या आ गया, ये तुम्हारा आ गया ऑर्डर, ठीक है। आ गया आंसर तुम्हारा, फाइंड द रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट, फाइंड द ऑर्डर पूछा ना, तुमने ऑर्डर निकाल लिया, ठीक है, आ गया। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, find the for the reaction to N2O5 gives 4 NO2 oxygen at 318 Kelvin. Calculate the rate of reaction if rate disappearance of N2O5 is 1.4 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तुम्हें रेट ऑफ डिसअपेरेंस दे दिया गया N2O5 की, ठीक है, और तुम्हें पूछा क्या है, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले तुम रिएक्शन लिखो, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लो। तुम्हें ये दे दी गई है, ये रिएक्टेंट है तो हाफ माइनस 1/2 आ जाएगा, ये प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव में 1/4, ये भी प्रोडक्ट है तो 1/1 कर लो, या ऐसे लिख दो तो चलेगा। अब तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, तुम्हें N2O5 की रेट ऑफ डिसअपेरेंस दे दी गई है, तो रेट ऑफ रिएक्शन में तुम 1/2 में इसका मल्टीप्लिकेशन करो जो तुम्हें गिवन वैल्यू दे दी गई है। गिवन वैल्यू के मल्टीप्लिकेशन के बाद 1.47 मतलब 1.4 कट के हो जाएगा 0.7 और 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आ गया आंसर। इसी तरह करना है, तुम्हें वैल्यू दे दी जाएगी और तुमसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ ये क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट, इस पर स्टार मार्क कर लो क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन मतलब पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 30 मिनट फॉर 20% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट हाफ लाइफ। मतलब तुम्हारा जो है 20 मिनट की कंपोजिशन के लिए 30 मिनट ले रहा है, तो तुम्हारे टी हाफ में क्या होगा, कैलकुलेट हाफ लाइफ पूछा है तुम्हें, ओवरऑल कैलकुलेट हाफ लाइफ करनी है ना। तो सबसे पहले तुम्हें हाफ लाइफ करने के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, टी हाफ = 0.693/K होता है। ठीक है, हम अब पढ़ चुके हैं। अब हमें गिवन क्या क्या, हमें टाइम दिया है 30 मिनट, हमें ए क्या है, ए क्योंकि कंसंट्रेशन ए हमेशा 100 होगी, ठीक है, कितना डिकम्पोज हो गया 20%, तो हमें डिकम्पोजिशन लिख ली 20। ठीक है, अब हम फॉर्मूला में पुट कर लेंगे, फॉर्मूला में पुट किया। हमें सबसे पहले इस देखो हाफ लाइफ निकालने के लिए हमें के की वैल्यू पता होनी चाहिए, के की वैल्यू हम इस इक्वेशन से निकाल लेंगे, है ना, कांस्टेंट निकालना है ना इस इक्वेशन, मतलब इस तरह के सवाल में ना हमें
हाफ लाइफ पूछने से पहले हमें कांस्टेंट निकालना होता है, तो हम पहले कांस्टेंट वैल्यू निकाल लेंगे। टाइम हमने पुट कर लिया 2.303 रखा कि हमें निकालना है लॉग ए की कंसंट्रेशन 100 होती है और ए माइनस एक्स हो जाएगा क्या 80 हो जाएगा हमारा। दूसरे स्टेप में आ जाओ, ये 80 हो गया 180। अब इन तीनों को देखो, log 100/80 तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा log 10 माइनस log 8 में, 0 से 0 कैंसिल होने के बाद। अब देखो तुम क्या करोगे, log 10 एज इट इज रहेगा, log 8 को लिख दोगे log 2 की पावर 3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ तुम, 30 एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा। log 10 में क्या करोगे, जो पावर होती है ये 3, ये log के आगे लग जाती है। तुम्हें log की प्रॉपर्टीज पता होगा तो तुम क्लिक कर पा रहे होगे। तुम्हारा 3 आगे आ जाएगा, log 2 आ गया। अब log 2 की वैल्यू तुम्हें log 10 की वैल्यू क्या होती है, log 10 की होती है 1, log 2 की क्या होती है 0.3010, और 3 इंटू 0.3010 कर लेंगे। तो यहाँ से हम k को यहाँ ले आएंगे और 30 को यहाँ ले आएंगे, तो k इज इक्वल टू 2.303/30 इंटू, इसको जब पूरा सॉल्व करोगे तो 0.097 वैल्यू आ जाएगी। अब जब तुम ओवरऑल सॉल्व करने के बाद तुम्हारा कांस्टेंट आ जाएगा 0.0074 मिनट इनवर्स, ठीक है। आ गया समझ में, तुम्हारा क्या कांस्टेंट निकल के आ गया। अब तुम्हें हाफ लाइफ निकालनी है, हाफ लाइफ का फॉर्मूला निकालोगे क्या, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693/k। फॉर्मूला पुट करोगे, यहाँ पे तुमने कांस्टेंट की वैल्यू रखी और तुम्हारी ओवरऑल हाफ लाइफ निकल के आ गई। मेन तुम्हें कैलकुलेशन पे मिस्टेक नहीं करनी है, उस पर ध्यान देना है, ठीक है। बाकी तो पूरा फॉर्मूला बेस्ड ही न्यूमेरिकल आएंगे इसमें। अगला क्वेश्चन देखो क्या है तुम्हारा, द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल A to B follow second order kinetic if concentration of A increase to 3 times nu will be affect the rate of formation of B। मतलब A से B में तुम्हारी रिएक्शन हो रही है, ठीक है, और तुम्हारा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो इसकी पावर आ गई 2। अब कह रहा है कंसंट्रेशन A इंक्रीज टू 3 टाइम्स, तो A की कंसंट्रेशन 3 टाइम्स बढ़ रही है तो 9K E कंसंट्रेशन स्क्वायर हो गया, तो तुम्हारा रेट ऑफ फॉर्मेशन भी इंक्रीज बाई 9 टाइम्स। पूछ रहा है ना कितने टाइम्स इंक्रीज होगा, तो 9K स्क्वायर आ जाएगा। बस ये कर लेंगे, मैंने शायद दोबारा क्वेश्चन करा दिया, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस ही हो गई तुम्हारी, है इस तरह के बन जाते हैं 1-1 2-2 नंबर में। अगला देखो, चलो ये क्वेश्चन है तुम्हारा, क्या आई है तुम्हारा आर्हेनियस इक्वेशन वाले उससे। तो देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 50% कंप्लीट इन 30 मिनट एट 300 केल्विन एंड इन 10 मिनट एट 320 केल्विन, कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन, ठीक है। तुम्हें गैस कांस्टेंट दे दिया गया है, log 3 की वैल्यू दे दी गई, तुम्हें टाइम दिया है, तुम्हें टेम्परेचर दिए हैं, और तुम्हें यहाँ पे T1 T2 K1 K2 और तुम्हें क्या दिया है यहाँ पे 50% कंप्लीशन, ठीक है। तुमने सारे गिवन वैल्यूज़ रखी, तुम्हें यहाँ पे हाफ K1 निकालना है पहले, है ना। K1 निकालोगे 0.693, टी हाफ करके K1 आ जाएगा, K2 करके तुम्हें टी हाफ दिया है ना, तो तुम्हें K1 K2 निकालने में क्या आफत है, निकाल लो, K1 K2 निकाल लिया। अब तुम्हें आर्हेनियस इक्वेशन तुम्हें एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी, जो कि होती है ये। इस पूरे फॉर्मूले में तुम जब वैल्यूज़ पुट करोगे, है ना, तो देखो log K1 K2 में रखो ये EA/3.30, तो गैस कांस्टेंट की वैल्यू तुम्हें दे दी गई है, तुम्हें टेम्परेचर दे दी गया है, इनको सॉल्व रखोगे। बस सॉल्व करने के बाद ये जब सॉल्व करोगे तुम्हारी log 3 आ जाएगी, यहाँ से log 3 आ गया, एक्टिवेशन एनर्जी, नीचे गैस कांस्टेंट वाली टर्म जब मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व करोगे तुम्हारी वैल्यू आएगी 19.147। यहाँ पे जब टेम्परेचर सॉल्व करोगे तो 20/96,000। अब एक्टिवेशन एनर्जी को एक तरफ ले जाओ और सारे टर्म को एक तरफ ले जाओ। अब तुम्हें log 3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो तुम यहाँ से log 3 की वैल्यू भी रख दोगे और यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी आ गई। अब जैसे जूल मोल इनवर्स में रखना है या फिर तुम्हें किलो जूल में रखना है, तो ये ऐसा आ जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी आ गई। बस ये देखो फॉर्मूला पता है तो तुम सारे सवाल कर लोगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में तुम्हें लॉग गैस कांस्टेंट दिया रहेगा, टेम्परेचर तुम्हें दिया रहेगा, गैस कांस्टेंट मतलब दिया है, और तुम्हें K1 K2 की वैल्यू बस निकालनी थी। यहाँ पे कांस्टेंट हमेशा हमें निकालना पड़ता है। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है 7। तो देखो ये वाला क्वेश्चन देखो क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछते हैं। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन दिस, ठीक है। तो देखो हमें T99 इज इक्वल टू 290% है ना, हमें ये डिराइव करना है। तो ए की कंसंट्रेशन तो हमारी 100 होगी, T99 है तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 99। अब इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे, ए की वैल्यू की जगह ए की वैल्यू रखी और ए माइनस एक्स की जगह ये रखेंगे, तो ये ओवरऑल हो जाएगा क्या 1, जिससे कोई मतलब नहीं है, तो हम log 100 कर देंगे। उसके बाद ये
पूरा टर्म सॉल्व होने के बाद हो जाएगा 2 इंटू 2.303 अपॉन के, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मांग लेंगे। ठीक है, अब दोबारा आ जाओ, T99 में हमारा बन रहा है ये कंसंट्रेशन के बीच। अब T90% पे जब हम देखेंगे फॉर T90% तो हमारे कंसंट्रेशन रिलेशनशिप ऐसे होंगे, ए की कंसंट्रेशन 100 और एक्स की हो जाएगी 90। तो जब हम इस पर पुट करेंगे तो हम यहाँ पे log 100 आ रहा था, यहाँ पे log 10 आ रहा है। अब देखो ये 100 से एक बात समझो, ये इस पर कंफ्यूज मत होना, ये हुआ कैसे मैं इधर बता दूँ। अच्छा, log 100 है ना, तो log जैसे 100 हुआ हमारा, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए log 10 की पावर 2 कर देंगे, और हमें पता है पावर क्या log के आगे आ जाती है, तो 2 इंटू log 10 हो गया है, और फिर log 10 की वैल्यू हम जानते हैं 1 होती है, तो यहाँ से 2 आ जाएगा ओवरऑल। वही यहाँ पे लिखा है ये वाला 2, यहाँ से log 100 से 2 कैसे आया वही चीज़ लिखी है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, वही बता रही हूँ मैं इधर। बाकी अगर log की प्रॉपर्टीज़ पता है अगर तुम्हें तो कोई बात नहीं है। ठीक है, आगे आओ जाओ। इसी तरह यहाँ पे क्या है, हमने देखा ना 90% के लिए हमने वैल्यूज पुट कर दी और यहाँ से log 10 आ गया। अब log 10 की वैल्यू तो 1 रहती है तो कोई मतलब नहीं है, तो T90 का रिलेशन कुछ ऐसा आ गया हमारे पास। अब देखो इक्वेशन 2 मान लो, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब तुम ऑब्जर्व करोगे तो ये इसके 2 गुना बराबर आ रहा है, तो हम यहाँ से रिलेशनशिप कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड हमारा ये इक्वेशन डिराइव हो जाएगा। यहाँ पे तुम लिख लेना चाहो तो हेंस प्रूव्ड अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अब अगला देखो क्या है, अब जैसे तुम हमेशा MCQs में ना ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज़ करके T99 इक्वेशन सॉल्व कर सकते, या तो T90% पूछ लेगा या T99, तो बस तुम्हें पता होना चाहिए ये डबल होता है T90% के। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन क्या है, द डीकम्पोजिशन ऑफ NH3 on platinum surface is a zero order reaction. If rate constant is 4.10 की पावर -3, how long will it take to reduce the initial concentration of NH3 from 0.1 to 0.064? ठीक है, तुम्हें रेट कांस्टेंट दे दिया गया है, तुम्हें इनिशियल कंसंट्रेशन दे दी गई है और उसके बाद की दे दी गई है। ठीक है, तुम्हें पता है तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें निकालना है क्या, टाइम बताना है ना, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, तो मतलब टाइम बताना है। तो तुम्हें जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ये फॉर्मूला पता होना चाहिए जो मैंने फॉर्मूला शीट में दिया है। इसमें तुम आर की और आर नॉट की इक्वेशन मतलब कंसंट्रेशन रखोगे। ठीक है, और तुम्हारे पास के कांस्टेंट तुम्हें दिया है, क्या है कोई कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पे दिया ना, रेट कांस्टेंट है हमारे पास 4 इंटू 10 की पावर -3, इसको रखोगे। आफ्टर सॉल्विंग द इक्वेशंस तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी 36/4 और तुम्हारा आंसर निकल आएगा 9 सेकेंड। ठीक है, आ गया। अब देखो इस पे कंफ्यूज मत हो जाना, जैसे तुम एक सेकेंड, जैसे तुमने ये वैल्यू तो तुमने यहाँ तक निकाली लेकिन तुम यहाँ मिनट करके आ गए, तो याद रखना अगर कांस्टेंट में तुम्हें यहाँ पे मिनट दे रखा है तो ही यहाँ पे मिनट लिखना है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड है तो हमने यहाँ पे वैल्यू हमारी 9 सेकंड आ गई। ठीक है, तो इस पर मत गलत करके आ जाना, पता चला नंबर ही काट दिए, यूनिट पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। आगे अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, द फॉलोइंग डाटा इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2 ऑफ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ये तुम्हारी क्वेश्चन है, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है टाइम और प्रेशर के बीच में। तुम्हें इसका क्या कैलकुलेट करना है, द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, तुम्हें रेट कांस्टेंट निकालनी है, तुम्हें प्रेशर वाला रिलेशन पता होना चाहिए कांस्टेंट और प्रेशर्स के बीच तुमने मतलब प्रेशर के बीच तुम्हें रिलेशन पता है, तो तुम ये इसमें वैल्यू पुट करोगे। तुमने सारी वैल्यूज पुट की, के को एज इट इज़ रहने देना, इन सबको सॉल्व करने के बाद तुम्हारे पास के की वैल्यू निकल आएगी। इसमें सिर्फ तुम्हें इक्वेशन सॉल्व करना, तुम्हें लॉग की वैल्यू पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, log 4 की वैल्यू 0.603 है, तुम इसे log 2 की पावर 2 करके ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, 2 आगे आ जाएगा, log 2 की वैल्यू रखना, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, वही सेकंड इनवर्स में आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने सेकंड इनवर्स यूनिट क्यों लगाई, क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दे रखा है इट इज़ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो इतनी माइनर से गलती मत करके आना कि तुम यूनिट में ही गोड़ के आ जाओ सब कुछ, अच्छा खासा सवाल करके बैठे हो यूनिट पे तुमने कबाड़ा कर दिया, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर द फर्स्ट रिएक्शन A + B गिव्स प्रोडक्ट, द रेट ऑफ गिवन इज बाई, तुम्हारा रेट ऐसा है,
हाउस द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल, मतलब अगर हम कंसंट्रेशन बी की डबल कर दें तो हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा। और व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो इफ ए इज प्रेजेंट लार्ज एक्सिस, अगर हम ए को लार्ज एक्सिस में कर लें तो हमारी ऑर्डर क्या बन जाएगी। तुम्हें पता है ना, पहले हम सेकंड सॉल्व करते हैं। क्या रहा है, अगर हम ए को एक्सेस में ले लें, अगर हम ए को एक्सेस में ले लें तो ए की कंसंट्रेशन पे कोई डिपेंड नहीं करता, फिर हमारी इक्वेशन का कोई मतलब नहीं है ए की कंसंट्रेशन पे। ठीक है, तो ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी क्या, कुछ ऐसी, तो ये हमारा ओवरऑल 1 ही हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, तो हमारा ए बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो बी की पावर 2 रखेंगे। अब हमें ऑर्डर पूछा है तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आ जाएगी ओवरऑल 2, क्योंकि अगर ए हमने छोड़ दिया, ए का कंसंट्रेशन एक्सिस में कर ली तो ए का कोई मतलब नहीं बचा, तो अब बचा हमारा खाली बी की कंसंट्रेशन जिसकी पावर है 2, तो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 निकल के आ गई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था, हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल, मतलब अगर हम बी की कंसंट्रेशन को डबल कर दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। हमें गिवन इक्वेशन लिखी, बी की कंसंट्रेशन को डबल किया, सॉल्व किया, 2 की पावर 4 हो जाए, मतलब 2 की पावर 2 है तो 4 बाहर आ जाएगा हमारा ऐसे, और ये 4 टाइम्स इंक्रीज कर गया। बस इसी तरह के सवाल आ जाते हैं। ठीक है, तो हमने ओवरऑल पूरा चैप्टर निपटा लिया है। तो अगर ये वीडियो पसंद आए, समझ में आए और अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।